नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। रीट एग्ज़ाम के प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं और आप में से जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, किसी का 23 और किसी का 24 तारीख को जो है सेंटर है, एग्ज़ाम है आपका। तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो है उस पर हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और ये जो बिंदु है परीक्षा से ध्यान रखने वाले, परीक्षा से पूर्व है, ये आपके निश्चित रूप से बहुत काम आएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आपके 5 से ज़्यादा अंक जो है और बढ़ा पाएंगे। आप ध्यान से देखें इन बिंदुओं को, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों को, परिजनों को भी शेयर कर सकते हैं जो रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो देखो, सबसे पहली बात कि आप अपना सेंटर, डेट और पारी चेक कर लेवें। आप जैसे ही प्रवेश पत्र डाउनलोड करते हैं, आप उसमें देख लेवें कि कितनी तारीख को है, 23 को है या 24 को है, और पारी कौन सी है आपकी, पहली है या लास्ट वाली है। ठीक है, सेंटर कहाँ आया है। आजकल तो आप गूगल पे जैसे लिखेंगे किसी स्कूल का नाम, तो भी वो आपको उसके बारे में बता देगा कितनी दूरी है, कहाँ पर है। सेंटर सभी जिला मुख्यालयों पर ही दिए हैं। आप अपना नाम है, जैसे हम सभी चर्चाएं करेंगे, पूरी चर्चाएं करेंगे, वीडियो पूरा देखें आप। भाषा का भी और किस प्रकार से पेपर सोल्व करना है, सब चीज़ें हम देखेंगे। अब मान लीजिए आपका प्रवेश पत्र में आपके नाम में कोई मिस्टेक आ गई है, तो अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप एग्ज़ाम देने के बाद में जो है आप बोर्ड से संपर्क करें और फिर उसमें कुछ संशोधन करवा सकते हैं सबूत के साथ में। सब्जेक्ट में भी किसी की मिस्टेक आ गई है, मान लीजिए है वो आर्ट का और वहाँ पे लिखा आ गया विज्ञान गणित, ठीक है, प्रवेश पत्र में, तो आपको एग्ज़ाम में तो आर्ट यानी सामाजिक से ही करना है, या इसका उल्टा हो गया तो आपको जिस सब्जेक्ट को वही करना है। और प्रवेश पत्र में संशोधन के लिए आप बोर्ड से संपर्क करें। प्रवेश पत्र की कॉपी और आपका सब्जेक्ट की कॉपी, आपने जो फॉर्म भरा, कोई मिस्टेक रह गई, हालांकि आपको मौका दिया था, अगर फिर भी मिस्टेक रह जाती है तो वो उसमें कर देंगे संशोधन। आप संपर्क कर लेना, एग्ज़ाम दे दो फिर बोर्ड से संपर्क कर लेना। अब देखो, जैसे पानी की बोतल वगैरह जो है वो अंदर ले जाने देते नहीं देते, पारदर्शी है, कई जगह पानी पीने की सुविधा होती नहीं होती, तो भी आप एक ले जाएँ। फ़ोटो ज़रूर ले जाएँ। मास्क भी उसमें लिखा हुआ है कोविड गाइडलाइन, तो आप मास्क भी जो है वो ले जाएँ। अब घड़ी की बात है। घड़ी देखो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण तो बहुत ज़्यादा है। जैसे 150 सवाल है और 150 मिनट है। पिछली बार भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ में घड़ी की वजह से दिक्कतें हुई। होता क्या है कि मान लो कुछ सेंटर पे तो केंद्र अधीक्षक की लापरवाही होती है, बाकी स्पष्ट निर्देश है कि जब अभ्यर्थी घड़ी नहीं लाएगा तो वहाँ कमरे में घड़ी हो सामने दीवार पे। तो कई जगह तो घड़ी होती नहीं, फिर वहाँ प्रेशर पड़ता है तो आनन फानन में कोई सस्ती सी, कोई पुरानी सी घड़ी ला के टांग देते हैं। तो कई जगह ऐसा होता है कि वो घड़ी फिर चलनी बंद हो जाती है या पीछे रह जाती है। कई जगह घड़ी होती नहीं है तो वीक्षक बताते हैं टाइम। एक आधे ऐसे अपवाद भी मिलते हैं कि वीक्षक जो है बजे हैं मान लो 12 और बता दिए कि बस टाइम हो गया है। होता है ऐसा, अखबार में भी आया है, ये नीट वाले एग्ज़ाम में भी हुआ था कि मान लो 1 घंटा पहले कह दे टाइम ऑफ हो गया, या फिर मान लो आधे घंटा 1 घंटे का फ़र्क, या जो 1 घंटा वो लगता है ज़ोर से 1 घंटे पर वो टन की आवाज़। अब बड़ी कॉलेज है, बड़ी स्कूल है, आप कहीं तलघर में या ऊपर, तो वो भी सुनाई नहीं देता। तो ये बड़ी समस्याएं आती है, और इस समस्या को जो विद्यार्थी है वो ही समझ सकता है। बाकी जो वीक्षक है या केंद्र अधीक्षक है, अगर वो प्रतियोगी के रूप में अपने आप को नहीं समझते तो उनके लिए नॉर्मल बात होती है। तो आप, मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप जैसे ही एंटर करें, आपसे वो चेकिंग करते हो, आप पूछ लें कि भाई ठीक है, हमारी तो चेकिंग कर रहे हैं, घड़ी है कि नहीं है, तो कहेंगे है, मिलेगी। फिर कमरे में जहाँ भी बैठे हैं देख लो सामने घड़ी है क्या, सही टाइम दे रही है क्या, नहीं है ना, तो आप सीधे केंद्र अधीक्षक के कमरे में जाएंगे, सर हमारे यहाँ घड़ी लगाएं, नहीं तो फिर हमें लाने की अनुमति दो। तो वो घड़ी वाला आप जुगाड़ ज़रूर करें। मैं तो ये भी सुझाव दूंगा कि कोई सस्ती सी आप कलाई वाली घड़ी है 40-50 रुपए की, वो आप ले जाना, हालांकि आपसे बाहर खुला देंगे। अब वो कहेंगे हमारे पास तो कमरे में नहीं है, तो फिर आप कहोगे मैं फिर ये मेरे वाली ले जा रहा हूँ। तो जहाँ तक संभव है आपको घड़ी मिलेगी, क्योंकि इस बार क्या है कि अब 4 भागों में बांट दिया है, तो जिला स्तर पे स्कूलें हैं, तो इस बार वैसा नहीं होगा। पिछली बार तो जैसे जगह जगह सेंटर बनाए थे, 16 लाख एक साथ बैठे थे, तो कई जगह व्यवस्था हो गई थी। तो घड़ी जहाँ तक मेरा मानना है आप फिर मत ले जाना, परंतु आप कंफर्म कर लेना कि है कि नहीं है घड़ी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये। आप क्वेश्चन कर लिए, ओ मार खाली रह गई और रह गया, बहुत सारी समस्याएं आती है इसमें। आगे की बात करें तो जैसे अब आपको पेपर शुरू किया आपने, तो मेरा ये कहना है आपसे, बाकी आप अपनी मर्जी है वैसे करना, कि आप या तो पहले सामाजिक L2 के हैं और सामाजिक से हैं तो पहले सामाजिक हल करें।
ठीक है, क्योंकि उसमें आप आसानी से आपको आनंद भी आएगा, कुछ कर भी लेंगे। पर्यावरण और गणित है तो आप पर्यावरण के जो 30 सवाल है जिसमें विज्ञान आदि है वो हल करें और उनको ओएमआर में भर दें। जैसे 30 सवाल हो जाते हैं ओएमआर में भरने का टारगेट रखें। देखो नेगेटिव मार्किंग तो इसमें है नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, तो सवाल तो आपके सारे करने हैं। अब 30 में से मान लो आपको 5 नहीं आ रहे, तो ये तो है नहीं कि बाद में कोई आके आपको जो है बता देगा। इस लाइन में तो अपने को जाना नहीं, आपको तो अपने पर भरोसा रखना है, नकल से दूर रहना है। तो फिर वो 5 किसको करने हैं? आपको ही करने हैं। तो या तो हाथवान सोच लो या फिर उनके जैसे ऐसे गोला लगा दो कि क्वेश्चन नंबर मान लो 95वां है, अभी नहीं करेंगे, थोड़ा बाद में विचार करेंगे। होता है कई बार कि अभी दिमाग में नहीं आ रहा, तो आप उनके गोला लगा के छोड़ दो और इनको थोड़ी देर बाद में 5-10 मिनट बाद या आधी घंटा बाद आप उसको कर लो। या फिर कोशिश करो कि जो 30 के 30 है जिसमें तुक्का लगाना है तुक्के लगाओ, परंतु वो कंप्लीट कर दो। तो इससे क्या होगा कि आप फ्री हो गए कि चलो एसएस हो गया, पर्यावरण हो गया, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग सारे पर्सन। अब क्वेश्चन नंबर 1 से 30 साइको के आते हैं, ध्यान रखना। तो ज़रूरी नहीं कि आप शुरुआत में साइको ही करो, पेपर में पहले साइको तो साइको ही करो, क्योंकि उसमें थोड़े क्वेश्चन लेंदी होते हैं, काफ़ी सोचना पड़ता है, तो टाइम ज़्यादा ले लेता है कई बार। तो वो आपके ऊपर निर्भर है, आपकी साइको अच्छी है तो आप 30 पहले वो कर लो, नहीं तो पहले ये कर लो, ठीक है। ये चीज़ देखो एक इम्पोर्टेंट, यहाँ पे जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं ना वो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले साइको के आ गए, उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 31 से 60 भाषा प्रथम, जो आपके प्रवेश पत्र में जो भाषा प्रथम है, उदाहरण के लिए भाषा प्रथम आपकी हिंदी है या पंजाबी है, जो भी है। अब आपको वो भाषा प्रथम शुरुआत में जो है ना क्वेश्चन संख्या आप देखें 31 से 60 वो आप कर रहे हैं, वही ओएमआर में 31 से 60 भरें। ओएमआर कैसे भरनी है फास्ट और शुद्ध, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो 31 से 60 आप भाषा प्रथम जो है उसको करें। आप ध्यान रखना भाषा प्रथम में भी आपको हिंदी मिलेगी, अंग्रेजी मिलेगी, फिर वो पंजाबी मिलेगी, सिंधी मिलेगी, सारी 7 भाषाएं मिलेगी। तो आपको वहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है। वो कर लिए, उसके बाद आप आगे पेज निकालो तो पुनः आपको हिंदी मिलेगी, पुनः आपको अंग्रेजी मिलेगी, फिर से वो पंजाबी, गुजराती सब मिलेगी, 7 भाषाएं। तो आपको क्वेश्चन संख्या ढूंढनी है कि भाषा प्रथम आपने कर ली 60 तक, फिर 61 नंबर क्वेश्चन आपको जहाँ से भी दिखाई दें और वो भाषा द्वितीय में दिखाई दे। मान लो भाषा द्वितीय आपकी इंग्लिश है, तो कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, ये जो हिंदी है इसके जस्ट बाद जो इंग्लिश है और जिसके क्वेश्चन संख्या 31 से 60 है उसी को हल करके अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। फिर जब ओएमआर में बढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो हो क्वेश्चन संख्या तो 31 से 60 ही है। तो ये बहुत बड़ी गलती आप मत करना, ये वहाँ आपको कोई विकसक नहीं बताएगा, ये आपको खुद को ही करना है, या आप इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को जान लेवें। तो 61 से 90 तक जो है वो है भाषा सेकंड, आपकी अंग्रेजी हो जो भी हो, तो ओएमआर में भी इसी प्रकार से भरना है आपको। तो ये भाषा वाला जो है एसएस के तुरंत बाद फिर आप भाषा कर सकते हैं और साइको को बाद में ले सकते हैं, या फिर आपको लगे कि नहीं बाद में दिमाग थक जाएगा, हम तो पहले साइको को लेंगे, तो जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 91 से 150 आपके एसएस के आएंगे, या फिर साइंस मैथ के हैं तो साइंस और मैथ के आएंगे। तो साइंस वाले कर ले में, मैथ को आप बाद में करें। क्यों? क्योंकि मैथ में होता क्या है, कई अभ्यर्थियों का भी अनुभव मैंने देखा है कि जैसे अब 30 सवाल है, अब आपको 20 तो शानदार आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कर दिया गजब। अब एक सवाल ऐसा आया कि उसने आपका दिमाग ख़राब कर दिया कि यार ये सवाल इतना मिला, यार इतना अच्छा था, आ कैसे नहीं रहा। फिर वहाँ पे एक अहम ईगो जाग जाता है कि इसको तो करके छोड़ूंगा। तो उसमें 5 मिनट लग गए, मान लो 10 मिनट लग गए, तो उस एक नंबर के चक्कर में आप बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। तो ऐसे सवाल को एक बार या तो आप छोड़ दो कि भाई चलो तुक्का ही लगा देंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, या फिर इसको लास्ट के 5 मिनट दे देंगे। परंतु उस एक सवाल की वजह से जो 9 सवाल और बच रहे हैं गणित के, उनको मत खो, और इन की वजह से जो बाकी सवाल है उनको मत छोड़ो। इसलिए मैं कहता हूँ गणित लास्ट में कर लेना। आपको फिर वो आपके ऊपर निर्भर है कि आपकी कितनी अच्छी है, क्या है। आपको लगता है पहले कर सकते हो तो पहले कर लें, मगर ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि किसी 1 या 2 सवाल के चक्कर में टाइम ज़्यादा बर्बाद मत करना, ठीक है। मूल उद्देश्य यही है। और पर्यावरण और गणित है L1 वाले, तो पर्यावरण तो आप पहले कर लें, गणित लास्ट में करें। हालांकि L1 में इतनी टफ नहीं आती फिर भी, तो ये मेरा सुझाव है आपके लिए। आगे हम देखें तो घड़ी पर नज़र बराबर रखें, ठीक है।
भाई जैसे आपने देखा कि ये तो ज़रूरी नहीं है कि एक सवाल को 1 मिनट है तो हर एक मिनट में देखें हाँ 1 मिनट हो गया, मगर 30 सवाल करने के बाद आप ज़रूर देखें कि कहीं आप भाषा प्रथम में 30 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगा दी। फिर वो ज़्यादा लगाती तो नुकसान आपका ही है, समय तो बढ़ेगा नहीं, आगे कहीं कम करना पड़ेगा। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि भाषा प्रथम हो चाहे भाषा सेकंड हो चाहे साइको हो, 30 मिनट से ज़्यादा तो नहीं जा रही है ना। अब यहाँ आपके समय बचेगा, जैसे हिंदी में या कहीं बचेगा तो वो कहीं आगे काम आ जाएगा। जैसे साइको में टाइम ज़्यादा लग सकता है, गणित में ज़्यादा लग सकता है, एसएस में कोई एक आधे सवाल हो लंबे चौड़े, तो ये आपको एक अनुमान रख के चलना है कि 25 से 30 मिनट में बैठ रहा है ना, 30 से ऊपर जा रहा है तो फिर आप स्पीड बढ़ा लो या फिर उस भाषा को फटाफट करके आगे बढ़ो, क्योंकि नहीं तो फिर नुकसान आपका ही है। लास्ट में फिर कई सवाल 10-15 सवाल छोड़ने पड़ेंगे, तुक्के लगाने पड़ेंगे। वीक्षक से अब घड़ी भी थोड़ा कंफर्म कर लें कि सर 10:30 बजे हैं, घड़ी में सही है ना, 1-2 बार बीच में पूछ लें, उनको तंग नहीं करें। मगर बीच में आपको डाउट हो ना कि भाई घड़ी धीरे कैसे चल रही है, होता है ऐसे, शेल पुराना हो घड़ी ऐसी हो, तो आप पूछ सकते हैं कि सर थोड़ा सा कंफर्म कर लिए, हमारे कैरियर का सवाल है कि समय यही है ना, 1 घंटा हो गया क्या, 2 घंटे हो गए क्या, वह आप पूछते रहें 1-2 बार। तो टाइम पर विशेष मेरा उद्देश्य ये है कि ये नहीं हो कि टाइम निकल जाए और फिर आप लास्ट में कि ओहो 5 मिनट वाली घंटी लगती है, तब पता चलता है कि अरे हमने तो सोचा 1 घंटा पढ़ा है, आधे घंटा पढ़ा है। वो स्थिति नहीं हो। पहले एसएस, फिर भाषा फर्स्ट सेकंड, फिर साइको, फिर कोई शेष मैथ है, ये आप रूटीन रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। पेपर को और देख लेना, फिर हो सकता है कई बार साइको ईजी आ जाए, ठीक है ना, कई बार एसएस टफ आ जाए, कोई भाषा कठिन आ जाए, तो आप थोड़ा नज़र डाल लेना। 30 क्वेश्चन को करके और ओएमआर में भरते रहें। इससे क्या आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। लास्ट में ओएमआर भरते हैं ना, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं कि लास्ट के 5 मिनट या 10 मिनट में पूरे 150 क्वेश्चन। अरे वही तो आपका कैरियर है, ओएमआर ही तो। और ओएमआर में आपने अगर मान लो जल्दबाजी में गलत भर दिए, फिर क्या है, पूरी रामलीला ख़त्म है, वहीं पे कहानी ख़त्म। तो इसलिए आप जैसे ही 30 क्वेश्चन किए भर दिए, अगले 30 किए भर दिए। एसएस को भी 2 भागों में बांट लो, 30 करके भर लो। जो भर दिए हैं ना वो सेफ है, वो चेक होंगे। पेपर में कितने आ रहे हैं, कितने टिक लगाए, उसका कोई मायने नहीं रखेगा। अब रही बात पेपर में टिक की, हालांकि वीक्षक आपसे कहेंगे कि पेपर में बिल्कुल भी चिन्ह नहीं लगाएं, परंतु मेरा यह कहना है कि जब पेपर में आप हल्का फुल्का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो ओएमआर में भरेंगे कैसे। अब मान लो पेपर में 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी और डी ऑप्शन। अब आप बी के से अंडरलाइन तो कर ही सकते हैं ना कि भाई मेरे नज़र में बी सही है, मैं बी को भरूंगा, ठीक है। अब आप 30 क्वेश्चन करने के बाद भरेंगे तो फिर आपको याद कैसे रहेगा। तो ऐसे टिक लगाने में कोई हर्ज नहीं है, आप उसमें वहाँ ज़्यादा टिक नहीं लगाएं, बाकी आप ईमानदारी से करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और रफ कार्य के लिए अलग होता ही है। तो आप पेपर में जैसे मान लो क्वेश्चन कर दिया, उसके भी टिक लगा सकते भी, ये कर दिया, इसको थोड़ा बाद में सोचेंगे। हालांकि मेरा कहना है कि बाद वाला लफड़ा रखना ही मत, क्योंकि बाद में फिर भीड़ में वो पता नहीं चलेगा कि कौन कौन से छोड़े थे। तो या तो उनको रफ में लिख के रखो, और या फिर 30-30 का सेट ही रखो कि बाद वाला लफड़ा रखो ही मत। तो हल्के फुल्के जैसे टिक हो ना कि भी सही उत्तर ये है, ये क्रॉस है, ये तो नहीं हो सकता, कथन कारण है तो ये नहीं हो सकता, तो इस प्रकार के टिक में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेपर तो वो आपके रफ में जमा होगा। और ओएमआर पे विशेष ध्यान रखना ही है आपको। ओएमआर ध्यान से भरें। ध्यान से भरने का मतलब कि जैसे उधर तीसरे में डी है तो ओएमआर में भी बड़ी सावधानी से, तीसरे में डी, चौथे में बी, तो आप 30-30 का सेट करेंगे ना तो गलती नहीं होगी। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, पहला किया ओएमआर में भरा, दूसरा किया फिर भरा, तीसरा किया फिर भरा, तो वो एक लय टूट जाता है, उससे गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। बाकी तो देखो जो आपको आदत है और वो अगर सही है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, मेरा ये कहना है आपसे, ठीक है। और ओएमआर के लिए फिर मैं अलग से और बता दूंगा। सरल प्रश्न को भी सावधानी से पढ़े। कई बार क्या होता है, एकदम इजी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जयपुर की स्थापना किस महाराजा ने किया, अरे ये तो आ रहा है ऐसे, परंतु जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, अब मान लो कोई चंद्रगुप्त का प्रश्न आ गया तो एक में ऑप्शन है चंद्रगुप्त और चौथे वाले में चंद्रगुप्त मौर्य। अब आप इतने कॉन्फिडेंस में हैं कि आपने पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तो अब चंद्रगुप्त मौर्य का था तो चौथा ही करना था आपको। तो इसलिए सरल प्रश्न को भी सावधानी से पढ़ें, उतना ही ध्यान दें, क्योंकि है तो वो भी 1 नंबर का ही ना, सरल भी।
तो कठिन को तो आप क्या पढ़ लेते हैं, और प्रश्न का उत्तर पहले मन में सोचें, क्योंकि ऑप्शन को देखकर कन्फ्यूजन पैदा होता है और वो कन्फ्यूजन के लिए तो ऑप्शन देते हैं। इसलिए पहले प्रश्न को पढ़ के उसका उत्तर दिमाग में लाने का प्रयास करें और फिर ऑप्शन में उसको मिलान करें और चारों ऑप्शन पर नज़र ज़रूर डालें, और जहाँ तक संभव हो थोड़ा वो क्रॉसिंग वाला भी रखें कि नहीं ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। क्रॉसिंग में थोड़े ध्यान से लगानी है। पहले ही आपने किसी के क्रॉस लगा दिया बिना सोचे तो वो तो फिर ऑप्शन ही आपके दिमाग से डिलीट हो गया, फिर आप तो उसके बारे में सोचोगे नहीं। तो थोड़ा हर चीज़ में सावधानी, बुद्धिमानी, एकाग्रता वो चीज़ें रखनी है। आप अगर ये सोच लोगे ना कि तैयारी कैसी भी हो, जितनी होनी थी हो गई, 2 दिन है थोड़ा बहुत और रिवीजन कर लो, मगर आप अपनी पूरी एनर्जी से, पूरी एकाग्रता से और अपने पूरी शक्ति से आप पेपर को हल करेंगे तो आप अपनी तैयारी से भी 8-10 अंक ज़्यादा ला सकते हैं। वो आपकी एकाग्रता पे निर्भर है। लास्ट टाइम नए बच्चे तो तुक्के लगाए, अब आपने सब कुछ मैनेज किया फिर भी ऐसे रह गए कि 10 से 1% तो रह ही गए। तो ये नहीं कि छोड़ के आ जाओ, उनमें किसी में बी सी कुछ भी भर के आओ, हो सकता है 2-3 तो सही हो जाए, तो छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। अफवाहों से बचें, पेपर आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई कुछ भी करें, कोई अपने को ध्यान नहीं देना है। बस जैसे नज़र है ना, अर्जुन की जो नज़र थी चिड़िया की आंख पे, वैसे ही आपको अपने लक्ष्य पे नज़र रखना है कि आपको अपना बेस्ट देना है और रीट को क्वालिफाई करना है। जिनकी तैयारी अच्छी है उनको तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, ठीक ठाक है, उनको टेंशन है कि कहीं 90 मार्क्स ला पाएंगे कि नहीं। तो आप अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे, ध्यान से प्रश्नों को पढ़ेंगे, समझदारी से उत्तर देंगे, थोड़ा सा चिंतन करेंगे, सही गलत को देखेंगे, चारों ऑप्शन को देखेंगे। कोई ऐसे लगेगा अरे ये तो पढ़ा हुआ लग रहा है, शायद ये हो सकता है, तो वो होता ही है। आप जानबूझकर गलत कराते हैं, पहले आता है कि शायद ये हो सकता है, फिर हम पुनः ज़्यादा सोचते हैं उसके बारे में और दोबारा सोच के फिर उसको बेचारे को जो दिमाग में पहला संकेत आता है ना, उसको हम मिटा देते हैं और कन्फ्यूज़न पैदा करके उसको गलत कर जाते हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना है। अपना बेस्ट दें, जो होगा देखा जाएगा, ये सोच के आप जाएं कि पढ़ाई हुई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक, अब अपने को जितना ज्ञान है ना अब तक आपने प्राप्त किया है उसको मैनेज करते हुए बेस्ट करके आना है। पेपर में सामान्यकरण हो सकता है, जैसे मान लो 23 को पेपर आया, 24 को आया, एक इजी आ गया, एक टफ आ गया, वो हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो ही, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है जिसमें सब पास हो रहे हैं, हो सकता है वो कर दें। तो इसको लेके आपको ज़्यादा टेंशन नहीं करनी है, वो उनका काम है। 23 और 24 वाले पेपर, जैसे मान लो आपका पेपर है 24 को शाम को, तो अगर आपको 23 को शाम वाला और 24 को सुबह वाला 2 पेपर आपको मिल जाते हैं तो कुछ फ़ायदा हो सकता है आपको 4-5 क्वेश्चन का, सामाजिक या मनोविज्ञान या कहीं हिंदी में। मगर वो मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है नेट बंद हो तो फिर मुश्किल है। अब आप मोबाइल भी नहीं ले जा सकते, एग्ज़ाम सेंटर पे घर पे रख के आ गए। परंतु अगर किसी को रास्ते में यूट्यूब पे कहीं वो पेपर कोई अपलोड कर दें, ठीक है, कहीं अवेलेबल हो जाए तो थोड़ी नज़र डाल लेना, मगर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि वो पेपर देखें। इजीली मिलता हो, आपको समय हो तो आप प्राथमिकता से इसको देख लेना कि चलो देखते हैं 23 वाले पेपर में क्या आया था, 24 वाले में क्या आया था। इसका लाभ तो उनको मिलेगा जिनका 24 को शाम को है। और अब आप कहेंगे कि भाई 2 दिन बचे हैं, पढ़ें क्या भाई, 23 को एग्ज़ाम में सुबह जा रहे हैं, कौन सी गाइडें किताबें लेके जाएं। बड़ी बड़ी किताबें लेके जाने की अब आवश्यकता नहीं है, ठीक है, नहीं आप पढ़ पाएंगे। तो जो बेसिक फैक्ट है ना उनका रिवीजन करें। बेसिक फैक्ट, अब राजस्थान का जीके है, बेसिक चीज़ों को भी हम भूल जाते हैं कई बार, यहाँ तक कि जल्दबाजी में राज्य पशु, राज्य पक्षी जैसी चीज़ें होती हैं ना, बड़ी नदी, छोटी नदी, अफवाह के आधार पे सहायक नदियाँ, उनको भी कई बार हम बहुत डीप पढ़ते रहते हैं, उनको तो भूल जाते हैं कि ये तो बहुत पहले पढ़ा हुआ क्या है। तो उनको कहने का मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं, चाहे वो भाषा की हो, चाहे वो सामाजिक की हो, चाहे मनोविज्ञान में बहुत सारे फैक्ट है, जैसे कोई फैक्ट है उसका खोज करता है, कोई किताब है, कोई सिद्धांत है, तो उनको आप रिवीजन करें। बेसिक फैक्ट से भी 50% पेपर तो बेसिक फैक्ट पर ही होता है, तो वहाँ पर भी हम गलती कर जाते हैं, कठिन सवाल सही कर जाते हैं और इजी गलत कर जाते हैं। तो वो जो है नहीं हो, तो बेसिक फैक्ट का भी आप जो है इसमें ध्यान में रखना। तो ये अपनी मुख्य बातें थी। बड़ी सावधानी से आप जाएं, सेंटर पे समय पे पहुंचने का प्रयास करें।
अब देखो एक चीज़ आपको और दिखाते हैं कि प्रवेश पत्र पे जो है वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, प्रवेश पत्र वाला आपको और दिखा देते हैं, एक मिनट। प्रवेश पत्र पे ये निर्देश है, हालांकि आप कहेंगे कि इनको तो हम ही पढ़ लेंगे, मगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये प्रवेश पत्र जो है उसमें शिफ्ट 4 में है, मतलब 24 तारीख को है, और 3 से 5:30 है। अब 3 का मतलब 3 बजे पेपर स्टार्ट है। ठीक है, अब मैं बोल देता हूँ, आपके साथ नहीं दिखे तो। यहाँ भाषा भी दी हुई है, पहली हिंदी है, दूसरी संस्कृत है, सब्जेक्ट सोशल स्टडी है। सरकार द्वारा कोविड-19 की गाइडलाइन, तो इसमें मास्क आ जाता है, मेन चीज़ तो वही है। दूसरा, परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र साथ में लाना है। नीला या काला पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन। पारदर्शी का मतलब जो आर पार जैसे दिखता हो, जैसे मान लो ये है, ठीक है। अब इसमें पारदर्शी मतलब अंदर क्या है। कई पेन ऐसे होते हैं ना जो भारी भरकम होते हैं, जैसे मान लो उसके अंदर का पता नहीं चलता, तो थोड़ा उसमें डाउट रहता है। जैसे मान लो अब ये पारदर्शी कम है, ये पारदर्शी ज़्यादा है, तो हालांकि ये भी कोई बड़ा इश्यू नहीं है, मगर कोशिश करें नीला ले जाएं। और फोटो युक्त मूल पहचान पत्र आपको ले जाना है। देखेंगे वो आधार कार्ड हो, या फिर ये नहीं हो आधार कार्ड तो फिर कोई ड्राइविंग लाइसेंस, निर्वाचन पहचान पत्र, और मय स्व प्रमाणित फोटो प्रति। अब आप फोटोकॉपी भी निकाल के ले जाना, नहीं वहाँ सेंटर पे इधर उधर ढूंढते फिरोगे कि कोई फोटोकॉपी की दुकान है क्या। तो खुद के साइन करके, एक तो आधार कार्ड हो गया और एक उसकी कॉपी हो गई, बस। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं लाना। मोबाइल, कैलकुलेटर, घड़ी, आभूषण, पर्स, देखो घड़ी नहीं ले जाने देंगे, साफ लिखा हुआ है, परंतु आप उनसे कह सकते हो ना, वो जो मैंने बताया आपको, हैंडबैग, डायरी, मतलब कुछ भी नहीं ले जाना। विशेषकर महिलाएं अपना पर्स, कोई आभूषण घर पे ही खोल के जाएं, वहाँ कोई जिम्मेदार नहीं होगा फिर आपके। तो अपनी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, केंद्र से बाहर रखना पड़ेगा। अब मन तो रह जाएगा कि अरे वो आभूषण वहाँ रह गया, ज्वेलरी वहाँ रह गई, पेपर अंदर रह गया, कोई वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए आप पहले ही फ्री होके जाएं। परीक्षा केंद्र परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटा पूर्व पहुंचना है, मतलब 3 है का मतलब 1 बजे पहुंच जाना है। 2 घंटा बहुत पहले बुला लिया ताकि पुलिस द्वारा फ्रिस्किंग आदि समय से की जा सके। परीक्षार्थी को परीक्षा समय से 1 घंटा पूर्व केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य है। अब सेंटर में 3 बजे मतलब 2 बजे ही वो आपको अंदर प्रवेश करवा देंगे। अब अंदर वहाँ बैठे बैठे सोचते रहो, बस पट्टियाँ देखते रहो, ऊपर बैठे रहो आराम से टेबल पे शांति से। क्यों बुला रहे 1 घंटा पहले? ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हो, पेपर वेपर सुरक्षित रहें। प्रातः पारे में 9 बजे और साय पारे में 2 बजे के पश्चात प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ नोट कर लो भाई। आप तो ये दिमाग में रखो कि ये 3 नहीं है, ये 2 ही है टाइम, बस 2 बजे अंदर घुस जाना है। उसके बाद में फिर कोई हाथाजोड़ी करते रहोगे, समस्या होगी। इसलिए आप कोशिश करें कि आप 2 बजे और सुबह 9 बजे सेंटर के अंदर चले जाएं। परिस्थिति में परीक्षा समाप्ति से पूर्व आप बाहर नहीं आ सकते, ऐसा तो करना ही नहीं है, किसी की खोटी नहीं है तो अलग बात है। प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति पर वीक्षक के, अब प्रवेश पत्र में नीचे एक प्रति और जिस पर लिखा हुआ कार्यालय प्रति, उस पर आपको फ़ोटो चिपकानी है, घर से चिपका के ले जाएं। विद्यार्थी क्या करते हैं, वहाँ कहते हैं फेविस्टिक लाओ, फेविकॉल लाओ, तो फिर वो 2 बात आपको सुनाते हैं कि क्यों आए। फिर स्व प्रमाणित पहचान पत्र की प्रति नथी कर वीक्षक को आवश्यक रूप से जमा करा दें। मतलब प्रवेश पत्र की ऑफिस कॉपी नीचे वाला हिस्सा, और आपका जो ये आधार कार्ड वगैरह की कॉपी नथी करके मतलब उनको दे दें, वो अपने आप कर लेंगे। प्रवेश पत्र प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं है। प्रश्न पत्र वो जमा कर लेंगे, उनको दे देना। जिद मत करना कि नहीं मैं तो घर ले जाऊंगा, ठीक है। वीक्षक को सौंप कर ही आना है। और ओएमआर की मूल प्रति तो वीक्षक को देनी है, घर थोड़ी लाओगे। उसमें नीचे कार्बन कॉपी है, ध्यान रखना। तो वो जब बता देंगे आपको, पेपर पूरा हो जाए तो उसको अलग करके उसको आप ला सकते हो। और ये देखो आदि बाहों की शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, कुर्ती, पैरों में पतले सोल की चप्पल, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ विद्यार्थी पढ़ते नहीं है, इनको ऐसे रवाना हो जाते हैं। सैंडल पहना ही अनुमत होगा। मेन सीधी सी बात है, ज़्यादा लफड़ा करो ही क्यों। जानबूझ के फुल पहन के जाओगे, फिर 2 बार सुनोगे, फिर वो काटेंगे, इधर उधर करोगे। पहले से ही देखो ये बाजू पहन रखा है ना, तो इस प्रकार से आप जो है
ऑलरेडी जैसा कहा है वैसा करके जाओ ना, ताकि आराम से समस्या नहीं होना है उनके हो ना आपके हो। अनुचित साधन का तो आप देख लेना भाई, बहुत खतरनाक जो है दंड का प्रावधान है, तो सपने में मत सोचना, ठीक है। और विशेष योग्यजन को 50 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है रीट के बारे में, प्रवेश पत्र बातें हो गई है। एक वीडियो OMR फास्ट और शुद्ध कैसे भरें उसको लेकर आएंगे। रीट के एग्ज़ाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। रीट में आप पास हो और पात्र घोषित हो, और आगे जो शिक्षक भर्ती है उसकी आप तैयारी करें। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।